हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी भाषा और विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? वर्तमान में विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 6000। वर्तमान में विश्व में 6000 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लौकिक संस्कृत भाषा का समय क्या रहा? लौकिक संस्कृत भाषा का समय क्या रहा? तो लौकिक संस्कृत भाषा का समय रहता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ये लौकिक संस्कृत भाषा का समय रहा। इसके आगे हम इसे थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। जैसे भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्षों के विकास क्रम को सामान्यतः 3 चरणों में बांटा गया। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्षों के भारतीय आर्य भाषाओं को 3 चरणों में बांटा गया है। साधारण शब्दों में भारतीय आर्य भाषाओं को 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 चरणों में बांटा गया है। कैसे कैसे? ये देखिए, प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाओं का समय क्या रहा? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। प्राचीन आर्य भाषाओं का समय रहा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और इसके अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। प्राचीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत का समय काल रहा 2000 ईसा पूर्व से। वैदिक संस्कृत का समय काल रहा 2000 एक मिनट यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। वैदिक संस्कृत का समय काल रहा 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत का समय काल मैंने अभी बताया क्या रहा इसका समय काल, तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगला है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय क्या रहा? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका समय काल रहा। और इसके अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। अभी देखते हैं कि हर एक भाषा का समय काल क्या रहा। तो पाली का समय काल रहा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक ये आपका पाली का समय काल रहा। प्राकृत का समय काल क्या रहता है? प्राकृत का समय काल रहता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश एवं अवहट का समय काल रहता है। अपभ्रंश एवं अवहट का समय काल रहा 500 ईस्वी से। ठीक है, ईसा पूर्व अब खत्म हो गया। ईसा पूर्व आपका यहीं पे ख़त्म हो गया था, पाली भाषा में ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, पाली भाषा में ही ईस्वी आ गई थी। जैसे 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक आपका पाली भाषा का समय काल रहा। उसके बाद प्राकृत का समय काल आ गया 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। उसके बाद अपभ्रंश और अवहट का समय काल रह गया आपका 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके बाद आता है आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाओं का समय काल क्या रहा? आधुनिक आर्य भाषाओं का समय काल क्या रहा? जैसे ही यहाँ पे अपभ्रंश और अवहट का समय काल खत्म होता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, तभी आधुनिक आर्य भाषाओं का समय काल शुरू हो जाता है 1000 ईस्वी से अब तक। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। ये सभी आपके आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत आने वाली भाषाएं। और इसका समय काल क्या रहता है? तो कह सकते हैं 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, 1000 ईस्वी से अब तक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में मिलता है। लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में मिलता है। आगे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण सम्राट अशोक की राजभाषा क्या थी? बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण सम्राट अशोक की राजभाषा थी पाली। बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण सम्राट अशोक की राजभाषा थी पाली। ठीक है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हेमचंद्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने किस भाषा का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया? पतंजलि ने किस भाषा का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है? तो अपभ्रंश का प्रयोग। पतंजलि ने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है।
अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? तो हेमचंद्र ने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किया है हेमचंद्र ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंड ने अपने किस ग्रंथ में किया है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम चंड ने अपने किस ग्रंथ में किया? अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग किया गया है चंड के द्वारा, उनके किस अर्थ में? तो प्राकृत लक्षण नामक ग्रंथ में चंड ने सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग किया है। प्राकृत प्रकाश किनका ग्रंथ है? प्राकृत प्रकाश किनके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो वररुचि। प्राकृत प्रकाश वररुचि द्वारा रचित ग्रंथ है। प्राकृत प्रकाश वररुचि द्वारा रचित ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र भरतमुनि पता है आप लोगों को, नाट्यशास्त्र भरतमुनि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भरतमुनि ने अपभ्रंश के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? भरतमुनि ने अपभ्रंश के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो अभिरोक्ति। भरतमुनि ने अपभ्रंश के लिए अभिरोक्ति नामक शब्द का प्रयोग किया है। अपभ्रंश को ग्राम भाषा किसने कहा है? अपभ्रंश को ग्राम भाषा किसने कहा है? तो वाग्भट और हेमचंद्र ने। वाग्भट और हेमचंद्र ने, ठीक है। वाग्भट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है, याद रखिएगा। आभीर किसने कहा है? आभीरों की भाषा या फिर आभीर किसने कहा है? अपभ्रंश को आभीरों की भाषा या फिर आभीर किसने कहा है? तो दंडी ने, आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को आभीर या फिर आभीरों की भाषा कहा है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपनी रामायण में अवहत कहा है। स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपनी रामायण में, अपनी ग्रंथ रामायण में क्या कहा है? अवहत कहा है। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण पूछा जाता है कि किनका ग्रंथ है? तो दामोदर पंडित का। उन्होंने इस ग्रंथ में कौशल की भाषा को क्या कहा है? अपभ्रष्ट कहा है। अपभ्रंश का प्राचीनतम उदाहरण भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। अपभ्रंश का प्राचीनतम उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो भरतमुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र में। अगला प्रश्न है, सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन किसने किया? सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन किसने किया? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन किया हरप्रसाद शास्त्री ने। मध्य देशीय सौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की परिनिष्ठित भाषा माना गया। मध्य देशीय या सौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की परिनिष्ठित भाषा माना गया, याद रखिएगा। अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य किसे माना जाता है? अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य किसे माना जाता है? तो पौमचरियो, ठीक है। अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य पौमचरियो को माना जाता है, जिसके रचयिता कौन रहते हैं? स्वयंभू, ठीक है। महापुराण के रचयिता कौन रहे? पुष्पदंत। महापुराण के रचयिता रहे पुष्पदंत। भविष्यत कहा के रचयिता कौन रहते हैं? धनपाल। भविष्यत कहा के रचयिता रहते हैं धनपाल। और 63 महापुरुष गुणालंकार को पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। 63 महापुरुष गुणालंकार को पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। पौमचरियो नामक ग्रंथ में, जो कि स्वयंभू द्वारा रचित है, इसमें 90 संधियाँ और 5 कांड है। रामकथा का विशाल प्रबंध काव्य यह माना जाता है। महापुराण, जो कि पुष्पदंत द्वारा रचित है, इसमें 102 संधियाँ हैं। 63 महापुरुषों का चरित्र इसमें वर्णित है। इसके 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? 63 महापुरुष गुणालंकार। इसके अलावा अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक डॉक्टर रिचर्ड पिशेल को माना जाता है। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक किसे माना जाता है? डॉक्टर रिचर्ड पिशेल को माना जाता है। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है, ठीक है। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने 7वीं शती से 11वीं शती तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है? किसने 7वीं शती से 11वीं शती तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है? तो डॉक्टर हरदेव बहारी ने। डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं से 11वीं शती तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे,
पैशाची अपभ्रंश को कैकेयी भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, पैशाची अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? कैकेयी भी कहा जाता है। अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। अपभ्रंश के खस रूप से पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। ठीक है, अपभ्रंश के खस रूप से पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। खस को दर्द नाम भी दिया जाता है। खस को दर्द नाम भी दिया जाता है। अपभ्रंश का प्रिय छंद क्या है? दोहा। अपभ्रंश का प्रिय छंद है दोहा। पैशाची अपभ्रंश को कैकेयी भी कहा जाता है। अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। अपभ्रंश के खस रूप से किसका विकास होता है? पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास होता है। इसके अलावा खस को दर्द नाम से भी जाना जाता है। अपभ्रंश का प्रिय छंद क्या रहा? दोहा। आगे बढ़ते हैं। बंगला भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो बंगला भाषा का विकास सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्र या फिर अच्छा यहाँ पे है, एक मिनट। बंगला भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो बंगला भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। बंगला भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। प्राकृतानुशासन नामक ग्रंथ की रचना किसने की? प्राकृतानुशासन नामक ग्रंथ की रचना की पुरुषोत्तम देव ने। आगे बढ़ते हैं। अवट भाषा अपभ्रंश पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है, यह कथन किनका है? अवट भाषा अपभ्रंश पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है, यह कथन है सुनीति कुमार चटर्जी जी का। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित है उसमें मिलता है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में, जिसके रचयिता रहे ज्योतिरीश्वर ठाकुर। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार कौन रहे? वंशीधर। ठीक है, प्राकृत पैंगलम के टीकाकार रहे वंशीधर। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर ने इसकी भाषा क्या मानी है? अवहट ही मानी है। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर ने इसकी भाषा क्या मानी है? तो अवहट ही मानी है। अगला प्रश्न, प्रवृत्ति अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? प्रवृत्ति अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अगला प्रश्न, एक तथ्य है, शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने किसके शायरी में मिलते हैं, या फिर कह दो किसके ग्रंथों में मिलते हैं? अमीर खुसरो के शायरी में मिलते हैं। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने अमीर खुसरो की शायरी में मिलते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि 8वीं से 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्टता दिखाई पड़ती है, ऐसा कुछ माना जाता है, मतलब मान्यता है कि 8वीं से 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी स्पष्टता दिखाई पड़ती है। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है, लेकिन वे निसंदेह अपभ्रंश के कवि हैं। लेकिन उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी का प्रयोग भी अवश्य मिलता है। पुष्पदंत को कुछ विद्वान क्या कहते हैं? हिंदी का कवि कहते हैं, लेकिन वे अपभ्रंश के कवि है, परंतु माना जाता है कि उनकी कृतियों में कहीं कहीं पर विकासमान हिंदी का प्रयोग मिला है। इसके अलावा पमचर्यु जो कि स्वयंभू द्वारा रचित है, उसमें भी हिंदी के छिटपुट उदाहरण मिलते हैं। पमचर्यु में भी हिंदी के छिटपुट उदाहरण मिलते हैं। इसके अलावा नाथ और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप मिलता है, परंतु माना जाता है कि शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने हमें अमीर खुसरो की शायरी में ही मिलते, इसलिए मैंने यही तथ्य सिर्फ लिखा है, बाकी मैंने आपको बस बोल कर बता दिया है। अगला प्रश्न, मुंडा भाषा परिवार किस क्षेत्र का है? तो मुंडा भाषा परिवार छोटा नागपुर का है। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार किस क्षेत्र का है? छोटा नागपुर। नागरी लिपि का विकास, अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो मैथिली बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, बल्कि यह बिहार में बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ हमें सुमेलित करना है। भौगोलिक क्षेत्र के साथ हमें सुमेलित करना है। हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? तो हाड़ौती राजस्थान में बोली जाती है। बघेली कहाँ बोली जाती है? तो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। बघेली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। गढ़वाली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है?
गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? तो उत्तराखंड में बोली जाती है। गढ़वाली उत्तराखंड में बोली जाती है। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। हाड़ौती राजस्थान में बोली जाती है। बघेली मध्य प्रदेश में। गढ़वाली उत्तराखंड में और कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो पद का। शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो लड़के शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनकी संधि के साथ सुमेलित करना है। निरोग। निरोग में कौन सी संधि है? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। निरोग शब्द में है विसर्ग संधि। दीर्घाकार शब्द में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। दीर्घाकार शब्द में है दीर्घ संधि। सदाचार शब्द में कौन सी संधि है? तो सदाचार शब्द में है व्यंजन संधि। सदाचार शब्द में है व्यंजन संधि। प्रत्येक शब्द में हो जाएगा आपका यण संधि। प्रत्येक शब्द में है यण संधि। आगे बढ़ेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो स्वर से नहीं अपभ्रंश से है। ठीक है, तो ऐसी वाली क्लास अब से रोज़ लाने की कोशिश करूँगी, या फिर एक दिन के बाद, क्योंकि हर दिन तो मैं एक ही वीडियोस फ़िलहाल के लिए डाल सकती हूँ। तो अगर क्लास अच्छी लगे और किसी प्रकार का कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।